Assalamu alaikum. So welcome to the next lecture. It's about elastic constants. We were on the chapter 3, crystal binding and elastic constants, which is from Introduction to Solid State Physics by C. Kittel. We have the first part, crystal binding, discussed before. Now we will have a look at what are the elastic constants and how they are related to our ongoing concept about solid state physics. So before moving ahead, we will have a look at this diagram, which represents a strain stress curve. So if on the right side you see a material A, so material A जो कि ग्रीन कलर में दिखाया गया है, उसमें जब आप स्ट्रेस लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उसमें स्ट्रेन पैदा होगी. अब आप देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द ग्रीन वन, ओनली द ग्रीन वन फर्स्ट, कि जिस तरह आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेन इंक्रीज नहीं हो रही. देयर इज अ चेंज बट देयर इज ओनली अ मार्जिनल चेंज. सो एक खास पॉइंट के बाद कर्व डाउन साइड आना शुरू हो जाएगी, कि एक खास वक्त के बाद जब आपकी स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, द डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस जो है उस लिहाज से इट गोज यूनिफॉर्म, और बल्कि इनफैक्ट उसका कर्व जो है वो डाउन साइड जा रही है एट पॉइंट ए. सेम यू कैन ऑब्जर्व इट फॉर बी. अब बी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाई जा रही है. सो वी हैव अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इट्स अ यूनिफॉर्म लीनियर ग्राफ and it stays as it is. There is no change as we discuss in the case of material A. अब हम आते हैं material C पे, which is very well captioned as well. तो C में क्या है कि जब हम उस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं, सो एक खास वक्त के बाद जो लीनियर ग्राफ है वो कर्व ग्राफ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और C पॉइंट पे जाकर वो कर्व ग्राफ डाउन साइड आना शुरू हो जाएगा. सो इसको कैसे इन्होंने कैप्शन किया हुआ है कि वो पॉइंट जहां तक ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ एक लीनियर ग्राफ है, सो वो पॉइंट है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का. देन उससे जब कर्व होना ग्राफ शुरू हो जाएगा, दैट्स अ पॉइंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड जस्ट आफ्टर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वी हैव अ फ्रैक्चर पॉइंट, यानी मटेरियल आपका ब्रेक कर जाएगा. उसके बाद वो वापस अपनी असल हालत में वापस नहीं आ सकता. सो you know all about these elastic deformation and plastic deformation concepts probably, but still just to revise it कि ये होता क्या है. So elastic deformation is basically a temporary shape change that is self reversing after the force is removed. कि जब force remove की जाएगी वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, and it is known as elastic deformation. But in the case of plastic deformation, it permanently change the shape of the material. जैसे इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि C पॉइंट पे या A पॉइंट पे वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आ सकते, लेकिन B के लिए या A और C में जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पार्ट है, उस रेंज में वो एक लीनियर पैटर्न शो करेंगे और वो अपनी असल हालत में वापस आ सकते हैं. अगेन लुक एट द ग्राफ. ये इलास्टिक जो डिफॉर्मेशन का रीजन है, इट्स अ लीनियर ग्राफ, सेम लाइक फॉर द ग्रीन कर्व, कि इस रीजन में आपका जो ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन का वो यूनिफॉर्म है, लीनियर है. मतलब फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ एनलोगेशन और द चेंज. सेम फॉर द बी, इट्स अ लीनियर ग्राफ अगेन. सो ये जो रीजन है जहाँ पे लीनियर रहता है, और सेम ऐसा ही येलो के लिए है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन. सो इस खास रीजन के लिए हम एक खास लॉ पढ़ते हैं जो कि आपने पहले पढ़ा होगा, विच इज नोन एज हुक्स लॉ.
इस रीजन में हुक्स लॉ अप्लाई होता है। सो हुक्स लॉ क्या है कि जितनी किसी भी मटेरियल में चेंज होगी, एक्सटेंशन होगी, that is which is a strain, that is directly proportional to the force, which is basically the stress. So Hooke's law say F is equal to Ke. The applied force, which is a stress, is proportional to the strain, which is the extension in the case of a spring, and K is a spring constant, also known as a gradient. और ये एक important बात है कि it is only valid for the region where the graph is a linear graph having a constant or uniform slope. The region जहाँ पे there is a curve or the stress strain graph no more remains a linear graph, वहाँ पे Hooke's law valid नहीं होता. So it's a difference between the uniform and the non-uniform thing जो कि आगे हम इस्तेमाल करेंगे. So next come the major topic, the main topic, the analysis of elastic strains. कि हमने इलास्टिक स्ट्रेन्स को पढ़ना है, एक्सटेंशंस को पढ़ना है, समझना है, कीपिंग द बैकग्राउंड इन माइंड. सो अगर इसी रीजन को हम आपकी बुक से देखें फ्रॉम द सी कीटल, सो वी कंसीडर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल व्यूज एज होमोजीनियस कंटिन्यूस मीडिया. So this is the first point. This is considered as homogeneous continuous media instead of considering as a periodic array of atom, जो कि हम पहले कंसीडर कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में भी. अगर आपको याद हो तो हमने पीरियोडिक array कंसीडर किया था, लेकिन अब हम उसे होमोजीनियस कंटिन्यूस मीडिया कंसीडर करेंगे कि कंटिन्यूसनेस है, हर जगह क्रिस्टल्स में एटम्स मौजूद हैं. तो इसकी कंडीशन क्या है, ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं कंटिन्यू मीडिया, इसकी अप्रोक्सीमेशन ये है कि ये वेवलेंथ इसकी जो है वो 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी. सो वेवलेंथ इज ग्रेटर देन माइक्रोन. 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर is basically 10⁻⁸ centimeter. So it's in the range of -8, or one can say in the range of nanometer. और जब आप इस वेवलेंथ को लैम्डा इज इक्वल टू HF के रिलेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू H/F के रिलेशन से जब आप वेरीफाई करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसीज ये आएंगी 10⁻11 और 10⁻12 हर्ट्ज के अराउंड. यू कुड कैलकुलेट इट. तो इससे जो नीचे हैं, यानी इस वेवलेंथ से अगर कम होंगे, तो सम ऑफ द मटेरियल बिलो लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द अनअवॉइडेबल मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द सिंबल. तो बेसिक आइडियाज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स हुक्स लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ. Hooke's law states that an elastic solid, the strain is directly proportional to the stress. ये सिर्फ स्मॉल स्ट्रेन्स के लिए है, लेकिन हम नॉन लीनियर रीजन में जब जाते हैं, जो कि हमने ग्राफ में दिखाने की कोशिश की, जब स्ट्रेन लार्ज होंगे तो Hooke's law will no longer satisfied. So we have to consider the form of Hooke's law or some other way around कि ये जो प्रॉब्लम है उसमें हमें फेस ना करनी पड़े.